हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, आपके बचे हुए सेक्शंस हम कंप्लीट करना शुरू करते हैं। छोटे छोटे सेक्शंस हैं, ठीक है बेटा। देखो, अगला जो सेक्शन आता है 80G, हमने डिस्कस किया था ना पिछली क्लास में। अब हम डिस्कस करेंगे 80GG। बहुत सिंपल सा सेक्शन है बेटा। देखो क्या कहता है। पहली बात, इस सेक्शन का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। अच्छा, ये सेक्शन बेटा किस चीज का डिडक्शन देता है? तो बेटा, अगर आप किसी किराए के मकान में रहते हो ना, तो जो किराया दे रहे हो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा 80GG में। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त है, किराए का डिडक्शन आपको तब मिलेगा अगर आपको आपकी कंपनी से, आपके एम्प्लॉयर से HRA, हाउस रेंट अलाउंस, नहीं मिलता होगा, तब आपको 80GG का डिडक्शन मिलेगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों? मतलब मेरे को एक बात समझ आई, जिसको HRA मिलता है ना, उसको 80GG का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, जिसको HRA नहीं मिलता है उसको 80GG का बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि बेटा, जिसको HRA मिलता है ना, जिसको HRA मिलता है, वो तो बेटा ऑलरेडी वो तो ऑलरेडी एग्जेम्पशन क्लेम कर ही रहा है ना, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है। अब जब वो ऑलरेडी एग्जेम्पशन ले रहा है, तो फिर डिडक्शन किस बात का बेटा? दो बेनिफिट तो नहीं ले सकते ना। हाँ, हाँ, अगर आपको आपकी कंपनी से HRA नहीं मिलता है, HRA नहीं मिलता है, उस केस में आपको एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A भी नहीं मिलेगी। तो फिर आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG का बेनिफिट आप ले पाओगे बेटा। तो याद रखना, अगर HRA मिलता है तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A मिलेगी। अगर HRA नहीं मिलता है तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG मिलेगा बेटा। अच्छा, कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेबल। तीन शर्तें हैं बेटा, तीन शर्तें हैं। तीनों में से जो लीस्ट आएगा ना, वो डिडक्शन मिलेगा। क्या है बेटा? देखो, रेंट पेड, जितना आप किराया दे रहे हो, माइनस, ये देखना, माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द असेसी बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। मेरी बात सुनना, क्या कहा है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द assessee बिफोर allowing द डिडक्शन। अब सुनो सुनो सुनो, ये बेटा कैसे निकालनी है? ये टोटल इनकम ऑफ assessee बिफोर allowing डिडक्शन। आप ये मत कहना बेटा कि सर टोटल इनकम बिफोर allowing डिडक्शन, तो ग्रॉस टोटल इनकम ही आ जाता है। तो सीधे 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ही क्यों नहीं कहते? समझ आया जो मैंने कहा? उन्होंने लिखा है टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन। तो बेटा, टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन तो ग्रॉस टोटल इनकम होती है। तो उन्होंने ग्रॉस टोटल इनकम क्यों नहीं कहा? इतना लंबा चौड़ा बोल दिया। बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है। मेरे को बताओ, उन्होंने कहा बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन, डिडक्शंस नहीं कहा है, बिफोर अलाउइंग द डिडक्शन। मतलब सेक्शन 80GG की डिडक्शन माइनस करने से पहले जो टोटल इनकम आएगी, मतलब बेटा जीटीआई में से ना, जीटीआई में से सारी डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A माइनस कर दो, सारी, एक्सेप्ट 80GG नहीं माइनस करनी है, क्योंकि वो तो हम निकाल ही रहे हैं। ये जो आएगा ना बेटा, ये है टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो 80GG की डिडक्शन माइनस करने से पहले की जो टोटल इनकम है ना, उसका 10% बेटा। अच्छा, सेकंड तो सिंपल है, 5,000 रुपए पर मंथ। और तीसरी भी वही है, 25% ऑफ टोटल इनकम ऑफ असेसी
बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। ठीक है, इन तीनों में से जो भी क्या आएगा बेटा, लेस आएगा, लोअर ऑफ द थ्री। आपको क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन। अच्छा, एक शर्त ना बेटा छोटी सी और है, 80 जीजी का बेनिफिट आपको तब मिलेगा जब आपके नाम पे या आपकी स्पाउस के नाम पे या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। कहां पर, एट द प्लेस ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, जहां पर आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, उस जगह पे आपके नाम पे या आपके स्पाउस के नाम पे या आपके माइनर चाइल्ड के नाम पे कोई और मकान नहीं होना चाहिए। अगर उनके नाम पे कोई और मकान है, भाई उनका मकान होते हुए भी आप रेंट के मकान में रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हो, किस बात का डिडक्शन मांग रहे हो हमसे? तो शर्त यह है कि उनके नाम पे या आपके खुद के नाम पे कोई और रेजिडेंशियल अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। कहां पर, जहां पर आप बेटा नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो। ठीक है बेटा, सिंपल सा था। मैं इसका ना आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, एक काम करना, अगले पेज पे आना। ये देखो बेटा, एक एग्जांपल है इसका, सिंपल सा, देखो सिंपल। मिस्टर गणेश, अ बिजनेसमैन whose total income before allowing deduction under section 80GG is 4,60,000, paid house rent of 12,000 per month in respect of residential accommodation occupied by him at Mumbai. Compute deduction allowable to him under section 80GG for assessment year 2021। चलो बेटा करते हैं, और मेरे साथ साथ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल लिख लो। हमें क्या निकालना है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। बेटा तीन कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। बेटा ये टोटल इनकम कौन सी लेनी है, बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। चलो, रेंट पेड बताओ पहले कितना है, 12,000 रुपए पर मंथ, यानी साल का आता है 1,44,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन। देखना ये दे रखी है आपको, टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी है बेटा 4,60,000। तो 10% ऑफ 4,60,000। तो बेटा इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपका फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आ जाएगा 98,000। ये बेटा आपकी पहली शर्त आ गई 98,000। सेकंड शर्त क्या थी बेटा, 5,000 पर मंथ। तो ये कितना हो गया, 5,000 एक मंथ का, तो 12 महीनों का बेटा 60,000 रुपए ये हो गया सेकंड शर्त। और तीसरी शर्त है बेटा 25% ऑफ टोटल इनकम बिफोर अलाउइंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो 25% ऑफ टोटल इनकम बेटा क्या है, 4,60,000। तो 4,60,000 का 25%, 1,15,000 रुपए की, ये थर्ड शर्त आ गई बेटा। तो पहली शर्त के हिसाब से 98,000, दूसरी के हिसाब से 60, तीसरी के हिसाब से 115। तीनों में से जो भी बेटा क्या है, लेस, विच एवर इज लेस। तो कौन सा आ रहा है लेस, 60,000 लेस आ रहा है ना, तो लिखो, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी आपको कितनी मिलेगी बेटा, 60,000 रुपीज की डिडक्शन मिलेगी 80 जीजी में।
बताओ बेटा मेरे को। सिंपल सा केस था, क्लियर हुआ? कॉपी करो, चलो फिर आगे चलते हैं बेटा। कॉपी कर लेना बेटा। करें बेटा आगे? चलो देखो, ये आपका 80 जीजी। चलो अब दो तीन छोटे छोटे हैं, डोनेशंस के बारे में ही हैं, वो भी जरा देखना बेटा। अगला सेक्शन है 80 जीजीए, ये देखना जरा ध्यान से। असेसी नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम। मैं इस पे बेटा अभी बाद में आता हूं, जरा सुनो। सम पेड टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। पता है वो क्या कह रहा है? सुनो सुनो, 80 जीजीए क्या कहता है? अगर आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को या किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पैसा पे करा फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर आपने किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को पैसा पे करा फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80 जीजीए में मिलेगा। लेकिन एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शर्त क्या है? असेसी की पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। कौन बताएगा बेटा ऐसा क्यों? पीजीबीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, पीजीबीपी नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा पीजीबीपी में ना आपने बेटा सेक्शन 35 पढ़ा था, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर ही था। तो मुझे एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, मैंने किसी इंस्टीट्यूशन को साइंटिफिक रिसर्च के लिए बेटा पैसा पे करा, तो बेटा मुझे डिडक्शन ऑलरेडी कौन सा सेक्शन दे रहा है? सेक्शन 35 मुझे डिडक्शन दे तो रहा है। अब जब सेक्शन 35 स्पेसिफिकली मुझे डिडक्शन दे रहा है, तो फिर मेरे को 80 जीजीए डिडक्शन क्यों देगा? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, कंक्लूजन इस बात का क्या है? अगर किसी असेसी की पीजीबीपी इनकम है, तो उसको साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन सेक्शन 35 में ऑलरेडी मिल रहा है। हां हां, जिसकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, नॉट हैविंग पीजीबीपी इनकम, तो बेटा उसको साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन 35 नहीं देता है। 35 स्पेसिफिकली पीजीबीपी वालों को डिडक्शन देता है। तो उसको डिडक्शन कौन देगा बेटा? उसको डिडक्शन देगा 80 जीजीए। तो क्योंकि पीजीबीपी इनकम वालों को ऑलरेडी सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च का डिडक्शन देता है, तो 80 जीजीए डिडक्शन नहीं देगा। हां, अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आपको सेक्शन 35 डिडक्शन नहीं देगा। तो फिर कौन देगा? 80 जीजीए आपको उसका डिडक्शन देगा बेटा। मेरे ख्याल से बात समझ आई। फिर देखो, any payment exceeding 10,000 shall be allowed as a deduction if such sum is paid in any mode other than cash। एक बात याद रखना, सुनो, एक बात याद रखना, 10,000 रुपए तक की पेमेंट साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप कैश में कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट करना चाहते हो ना किसी इंस्टीट्यूशन को फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो वो बेटा किसी भी मोड के थ्रू करना, कैश के थ्रू मत करना। अगर कैश के थ्रू करा, आपको 1 रुपए का बेटा डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो 10,000 रुपए तक की पेमेंट जैसे मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10,000 से ऊपर की पेमेंट करने के लिए आपको कैश के अलावा किसी और मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? और डिडक्शन बेटा कितना है? 100% ऑफ सम पेड। मतलब अगर मैंने साइंटिफिक रिसर्च के लिए 5 लाख रुपए पे करा, तो कितना डिडक्शन बेटा? 5 लाख। प्रोवाइडेड 5 लाख किसके थ्रू पे करना है? कैश के थ्रू नहीं करना है।
ठीक है। अगर मैंने 5,000 पे करा साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 5,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, अगर कैश में भी दोगे। ठीक है। अच्छा, फिर अगला आता है बेटा सेक्शन 80 जीजीबी। अब सुनो, ये डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? इंडियन कंपनी को। ये डिडक्शन मिलेगा अगर किसी इंडियन कंपनी ने डोनेशन दी है किसी इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किसी इलेक्टोरल ट्रस्ट को बाय एनी मोड अदर देन कैश। नोटिस करो बेटा, यहां पर लिमिट नहीं है। जैसे ऊपर थी ना 10,000 की लिमिट, यहां पर लिमिट नहीं है। इसका मतलब अगर इंडियन कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन 1 रुपए का भी दिया ना, तो वो बेटा कैश के थ्रू नहीं होना चाहिए, बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर 1 रुपए की भी आपने डोनेशन दी है ना, 1 रुपए की भी डोनेशन दी है किसी पॉलिटिकल पार्टी को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो वो बेटा कैश के थ्रू नहीं होनी चाहिए। और डिडक्शन कितना मिलेगा बेटा? अमाउंट डोनेटेड, मतलब जितना अमाउंट का डोनेशन दिया पूरा डिडक्शन। तो अगर मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं इंडियन कंपनी हूं, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया, तो कितना डिडक्शन? 1 लाख रुपए, प्रोवाइडेड वो 1 लाख रुपए आपने कैश में डोनेट ना किया हो। ठीक है, ये 80 जीजीबी। अच्छा, मुझे एक बात बताना, आप इंडियन कंपनी अगर डोनेशन देती है पॉलिटिकल पार्टी को तो 80 जीजीबी में डिडक्शन मिलता है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं देता हूं इंडिविजुअल, या एचयूएफ देती है, या फिर फॉर दैट मैटर फर्म देती है, तो उनका एओपी बीओआई देती है, उनका क्या होगा बेटा? उनको मिलेगा 80 जीजीसी में। ये देखो अगला, ये देखो अगला 80 जीजीसी, एनी असेसी अदर देन इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी को तो ऑलरेडी बेटा कहां पर कवर कर लिया है? इंडियन कंपनी को तो ऑलरेडी 80 जीजीबी में कवर कर लिया है ना, तो दोबारा 80 जीजीसी में थोड़ा ना कवर होगी। लोकल अथॉरिटी को ना 80 जीजीबी में कवर किया गया है, ना 80 जीजीसी में कवर किया गया है। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी ना 80 जीजीबी में कवर किया गया है, ना 80 जीजीसी में कवर किया गया है। तो बताओ इंडिविजुअल कहां पर कवर्ड है? जीजीसी में, एचयूएफ जीजीसी में, फर्म जीजीसी में, कंपनी जीजीबी में, एओपी बीओआई जीजीसी में। डोनेशन टू इंडियन पॉलिटिकल पार्टी बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश में मत करना। 1 रुपए का भी डोनेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को दोगे ना, 1 रुपए का भी, तो वो कैश में नहीं होना चाहिए बेटा। और जितना डोनेशन दोगे पूरे का डिडक्शन आपको मिलेगा बेटे। मेरे ख्याल से बच्चे पॉइंट्स छोटे छोटे हैं, क्लियर हो रहे हैं सबको? चलो, अच्छा, अब ये 2 सेक्शन बेटा और हैं। अगला है सेक्शन 80 QQB। ये डिडक्शन मिलेगा किसको बेटा? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। अच्छा, ये डिडक्शन किस चीज का मिलेगा बेटा? रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर। मेरी एक बात सुनो बेटा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, जो बुक्स वगैरह लिखते हैं ऑथर्स जो होते हैं, ऑथर्स को बेटा पब्लिशिंग हाउस से, मैंने क्या कहा बेटा? ऑथर होते हैं और बेटा पब्लिशिंग हाउस होते हैं। ये जो पब्लिशिंग हाउस है ना, ये ऑथर्स को बेटा क्या देते हैं? रॉयल्टी। किस चीज पे रॉयल्टी देते हैं? बुक्स की सेल पे। तो पब्लिशिंग हाउस बुक्स की सेल करते हैं और बुक्स की सेल पे ऑथर को बेटा क्या दी जाती है? रॉयल्टी दी जाती है। ये रॉयल्टी ऑथर की इनकम बनती है। तो पहले तो ये इनकम ग्रॉस टोटल इनकम में बेटा क्या होगी? ऐड होगी। इनकम है ना, तो जीटीआई में क्या करोगे? ऐड। तो ऊपर ऐड करोगे जीटीआई में और नीचे से आप इसका डिडक्शन दोगे अंडर सेक्शन 80 QQB। बेटा कितना डिडक्शन? जितने की रॉयल्टी मिली है और 3 लाख विच एवर इज लोअर। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 लाख रुपए की रॉयल्टी मिली है बेटा,
5 लाख रुपए की रॉयल्टी। तो ऊपर बताओ जीटीआई में कितना ऐड होगा? 5 लाख इनकम है ना, ऐड कर दोगे, माइनस क्या करोगे इसमें से, डिडक्शन कितनी, रॉयल्टी रिसीव 5 लाख और 3 लाख विच एवर इज लोअर, तो 3 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपकी टोटल इनकम क्या आ जाएगी बेटा? 2 लाख। समझ आई बात? फिर देखो कुछ शर्तें हैं। सच बुक मस्ट बी अ वर्क ऑफ लिटरेरी, मतलब लिटरेचर में आपने कोई बुक लिखी हो, आर्टिस्टिक या साइंटिफिक नेचर की बुक लिखी हो, वेदर रिसीव्ड इन लमसम और अदरवाइज। पता है इसमें बेटा रॉयल्टी ना, कई बार जो पब्लिशिंग हाउस होते हैं वो दो तरीकों से रॉयल्टी देते हैं। या तो वो रॉयल्टी देते हैं पर बुक, कि आपको एक बुक की सेल पे 50 रुपए की रॉयल्टी मिलेगी। तो अगर आपकी 10,000 बुक बिकी तो एक बुक पे 50, तो 10,000 बुक पे 5 लाख रुपए की आपकी रॉयल्टी। या वो कहते हैं बुक एक बिके, 10 बिके, 100 बिके, 1000 बिके, लाख बिके, हम आपको रॉयल्टी 5 लाख ही देंगे। तो लमसम भी हो सकती है या पर बुक भी हो सकती है। अच्छा, द डिडक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। बेटा ये बात याद रखना, ये सेक्शन टेक्स्ट बुक के ऑथर्स को डिडक्शन नहीं देता है। आप जो बुक लिखोगे ना वो लिटरेचर में लिखना, या आर्टिस्टिक नेचर की बुक लिखो या साइंटिफिक नेचर की बुक लिखना, अगर आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की टेक्स्ट बुक्स लिखते हो ना, तो बेटा आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा रॉयल्टी का। तो ये सेक्शन किस पे अप्लाई नहीं करेगा? ऑथर्स ऑफ टेक्स्ट बुक्स पे ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं करता है। स्कूल कॉलेजेस वगैरह की जो बुक्स होती हैं उसके ऑथर्स को डिडक्शन नहीं मिलता है एटीक्यूक्यूबी में। ठीक है। अच्छा, अगला भी ऐसा ही है, 80 आरआरबी। ये डिडक्शन भी किसको मिलेगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन पेटेंट्स, ऊपर क्या था? रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर, यहां पर है रॉयल्टी रिसीव्ड ऑन पेटेंट्स। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं बेटा। हुआ क्या बेटा, मैंने कोई इन्वेंशन करी। क्या करी मैंने? कोई इन्वेंशन। मैंने उस इन्वेंशन को पेटेंट्स एक्ट में पेटेंट करवा लिया। तो अब याद रखना, मेरी इजाजत के बगैर वो पेटेंट कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अब मेरे पास एक बेटा बहुत बड़ी एमएनसी आई, मल्टीनेशनल आई, उसने कहा हमें आपके पेटेंट को यूज करना है। ठीक है। तो हमें आपके पेटेंट को यूज करने का राइट दे दो। मैंने कहा ले लो, रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो मैंने अपना पेटेंट यूज करने का राइट उस कंपनी को दे दिया। तो कंपनी मुझे उस पे क्या देगी बेटा? रॉयल्टी देगी। तो पहले बताओ ये रॉयल्टी क्या है? इनकम। इनकम है तो ऊपर जीटीआई में क्या होगी? ऐड, और नीचे से आप उसका क्या दोगे? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आरआरबी। कितना? जितना रॉयल्टी मिली है और 3 लाख विच एवर इज लेस। बात समझ आई बेटा? यानी दोनों पॉइंट्स में ना 80 क्यूक्यूबी में और आरआरबी में बेटा बिल्कुल सिमिलैरिटी है विद रिस्पेक्ट टू डिडक्शन। समझ आ रहा है? चलो अगला, कुछ नहीं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अच्छा अगला 80 टीटीए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 80 टीटीबी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों एक जैसे हैं, सुनना पहले। 80 टीटीए का बेनिफिट कौन ले पाएगा? इंडिविजुअल ले पाएगा और एचयूएफ ले पाएगी। सुनो, ये 80 टीटीए का बेनिफिट डिडक्शन किस चीज का मिलता है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट ऑफ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। मेरी एक छोटी सी बात सुनना, बहुत सिंपल बेटा। मैंने एसबीआई में या किसी पोस्ट ऑफिस में मैंने बेटा सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है। क्या खुलवा रखा है? एक सेविंग अकाउंट। उस सेविंग अकाउंट पे मुझे बताओ बेटा क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले मुझे बताओ ये इंटरेस्ट मेरी क्या है बेटा? इनकम है। इनकम है तो जीटीआई में ऐड हो जाएगा अदर सोर्सेज में। बात समझ आई?
और नीचे से गवर्नमेंट आपको इसका क्या दे रही है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। कितना? अप टू ₹10,000। अप टू ₹10,000 का क्या मतलब हुआ बेटा? 10,000 रुपए तक का डिडक्शन है, मतलब 10,000 से ऊपर का तो है ही नहीं, कम हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे बैंक से इंटरेस्ट ही 4,000 का मिला है तो डिडक्शन 10,000 का कैसे मिल जाएगा? आपको डिडक्शन भी कितना मिलेगा? 4,000 का। अच्छा, अगर इंटरेस्ट 8,000 का मिला है तो डिडक्शन 8,000 का। अगर इंटरेस्ट 12,000 मिला है तो डिडक्शन 10,000 का मैक्सिमम। तो आप इसे ना एक और तरीके से कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और 10,000 दोनों में से जो भी क्या है बेटा, लेस है। ठीक है, एक बात मत भूलना बेटा, ऊपर पहले ऐड होगा तभी तो नीचे से माइनस कर पाओगे ना। तो पहले इस इंटरेस्ट को ऊपर जीटीआई में अदर सोर्सेज में ऐड करना और नीचे से इसका डिडक्शन दे देना 80 टीटीए में, मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का। ठीक है, तो मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए तक का, और ये बेटा आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। समझ आ गया सबको? अच्छा, एक बात और बेटा, इंपॉर्टेंट बात, दिस डिडक्शन शैल हाउएवर नॉट बी अवेलेबल टू अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। बेटा एक बात याद रखना, ये जो 80 टीटीए की डिडक्शन है ना, ये सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन अवेल नहीं कर पाएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसको सेपरेटली कवर किया गया है 80 टीटीबी में। तो मुझे बताओगे 80 टीटीबी जो हम करेंगे उसमें स्पेसिफिकली किसको कवर किया गया है? सीनियर सिटीजन को। नीचे देखो बेटा, 80 टीटीबी रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। बात सुनना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब पता है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है बेटा, ऊपर साफ साफ लिखा था सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, और यहां पर वर्ड लिखा है सिर्फ डिपॉजिट्स। मतलब सीनियर सिटीजन को डिडक्शन सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी मिलेगा, और सीनियर सिटीजन को डिडक्शन एफडी पे जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी मिलेगा। तो याद रखना, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो मुझे मिलेगा सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे सेक्शन 80 टीटीए में, लेकिन मेरे फादर जो कि सीनियर सिटीजन है उन्हें इंटरेस्ट 80 टीटीबी में मिलेगा, सेविंग अकाउंट का भी और फिक्स्ड डिपॉजिट का भी। मैक्सिमम बेटा कितना? 50,000 रुपए तक। तो अगर 50,000 रुपए तक को वैसे बोलूं तो क्या मतलब आता है? इंटरेस्ट जितना मिला है और 50,000 दोनों में से विच एवर इज बेटा लेस। ठीक है, तो मेरे को बताओ, अगर किसी इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसको मिला है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट, तो डिडक्शन 80 टीटीए में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का। अगर किसी सीनियर सिटीजन को मिला है सेविंग अकाउंट पे तो 80 टीटीबी में मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का। अच्छा, अगर किसी सीनियर सिटीजन को नहीं मिला है एफडी पे इंटरेस्ट, मेरी बात सुनना, किसी सीनियर सिटीजन को नहीं, मुझे मिला है एफडी पे इंटरेस्ट, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं बेटा। अगर किसी सीनियर सिटीजन को एफडी पे इंटरेस्ट मिला है तो उसको डिडक्शन मिलेगा 80 टीटीबी में, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का। तो सीनियर सिटीजन को सेविंग अकाउंट पे भी मिलेगा और एफडी पे भी, मुझे सिर्फ सेविंग अकाउंट पे। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल और है, ये देखना। During the previous year 1920, ABC Limited, an Indian company, contributed a sum of 2 lakh to an electoral trust. Contributed मतलब donated. Contributed मतलब donated. तो मेरे को बताओ, इंडियन कंपनी ने डोनेशन दिया है इलेक्टोरल ट्रस्ट को, तो इसका तो बेटा आपको डिडक्शन मिलता है 80 जीजीबी में। ठीक है, प्रोवाइडेड किसमें दिया हो? एनी मोड अदर देन कैश। उसके लिए तो लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं एनी मोड अदर देन कैश के थ्रू ही दिया है।
अच्छा, सेकंड, incurred expenditure of 25,000 on advertisement in a brochure of a political party। पता है, अब सुनो सुनो, जो इंडियन कंपनी थी ना, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में अपना एडवर्टाइजमेंट दिया, तो बेटा इसे भी ना, इसे भी माना बेटा डोनेशन ही जाता है। मतलब बस ना, डोनेशन देने का तरीका अलग था। आपने डोनेशन बोल के नहीं दिया, आपने एडवर्टाइजमेंट के नाम से दे दिया, लेकिन याद रखना इसे माना डोनेशन ही जाएगा। और इसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80 जीजीबी में मिल जाएगा। तो बताओ कि टोटल डिडक्शन आपको 80 जीजीबी में कितना मिलेगा बेटा? 2 लाख रुपए तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिया और 25,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट, तो डिडक्शन आपको मिलेगा 2,25,000 रुपए का अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। तो लिख लो इतना सा है बेटा, आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80 जीजीबी। करो बेटा कॉपी। फिर एक लास्ट सेक्शन पे आते हैं, चैप्टर आपका बेटा फिनिश होगा। चलो करें लास्ट सेक्शन। देखो बेटा लास्ट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाला, वैसे है सिंपल, सुनना थोड़ा ध्यान से। सेक्शन 80 जे जे ए, सुनना, ये किस चीज का डिडक्शन देता है बेटा? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज। बेसिकली बेटा पता है गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप हर साल ना, आप हर साल नए नए लोगों को अपनी फैक्ट्रीज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में बेटा एम्प्लॉयमेंट दो। आप नए नए लोगों को हर साल अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरियां दो। मैंने कहा पैसे कौन देगा उन्हें? तुम दोगे पैसे? गवर्नमेंट कह रही है भैया पैसे तो देखो तुम्हें ही देने पड़ेंगे, उनकी सैलरियां तो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। हम तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, तुम्हें डिडक्शन दे सकते हैं उस सैलरी का, अंडर सेक्शन 80 जे जे ए। तो दोबारा से एक बार बता दो, सेक्शन 80 जे जे ए बेटा किस चीज को एंकरेज कर रहा है? 80 जे जे ए कह रहा है बड़ी बड़े जो एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां, उनको कह रहा है तुम हर साल नए नए वर्कर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करो, नौकरियां दो, सैलरी उन्हें देना, सैलरी जो दोगे ना उसका डिडक्शन तुम हमसे ले लेना। बात बताओ समझ आई सबको? अब सुनना, पढ़ना शुरू करते हैं। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल टू एन assessee on whom section 44 AB applies। याद आता है बेटा सेक्शन 44 AB? ऑडिट, ऑडिट का सेक्शन था 44 AB, पीजीबीपी में किया था। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए को एक्सीड कर जाता है तो आपको अपनी बुक्स का कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है सेक्शन 44 AB में। तो याद रखना इस सेक्शन में डिडक्शन का बेनिफिट वही ले पाएगा जिसका ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44 AB, मतलब जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अच्छा, फिर कितना डिडक्शन मिलेगा बेटा? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रीवियस ईयर। क्या वर्ड यूज किया है? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। बताओगे एडिशनल का मतलब क्या हुआ बेटा? मेरी एक बात सुनो, एग्जांपल दे रहा हूं सिंपल। पिछले साल तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा 200 वर्कर्स थे पिछले साल तक। हमने इस साल 50 वर्कर और रिक्रूट करे, ये न्यू वर्कर्स है। तो बताओगे आपको जो डिडक्शन दिया जाएगा वो कौन से वर्कर्स की सैलरी का दिया जाएगा बेटा? जो न्यू वर्कर्स रिक्रूट करे हैं ना, उनकी सैलरी का 30% आपको दिया जाएगा एज डिडक्शन। तो सपोज
एक वर्कर की सैलरी 10,000 है, तो 50 वर्कर रिक्रूट करे, मतलब 5 लाख रुपए की सैलरी दे रहे हो आप, उसका 30%, आपको 1.5 लाख रुपए का क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 JJ। अच्छा अभी सुनना, अभी सुनना। Such deduction will be provided for 3 assessment years, including the assessment year relevant to the previous year in which employment is provided। अच्छा मैंने ना गवर्नमेंट से एक बात पूछी, मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने कहा कि नए वर्कर्स को नौकरियां दो, हमने दी, हमने 50 नए वर्कर्स को नौकरियां दी, हमने आपसे पूछा उनकी तनख्वाह कौन देगा, आपने कहा आप दोगे तनख्वाह, तो मैंने दी, 5 लाख रुपए की तनख्वाह दी मैंने उनको। मैंने आपसे पूछा मुझे बेनिफिट क्या हुआ उन्हें नौकरियां देके, गवर्नमेंट कह रही है हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 80 JJA। मैंने पूछा, मैंने सैलरियां दी 5 लाख और आपने मुझे डिडक्शन दिया 1.5 लाख का, ये कहां का न्याय है? तो गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है, जेब से तेरे गया 5 लाख, बेनिफिट तुझे हुआ सिर्फ 1.5 लाख का। चलो हम एक काम करते हैं, हम तुझे ना 1.5 लाख का बेनिफिट इस साल दे देते हैं, 1.5 लाख का बेनिफिट तू अगले साल ले ले, और 1.5 लाख का बेनिफिट तू तीसरे साल ले ले। बात समझ आई? मतलब गवर्नमेंट ने जो 5 लाख का कंपनसेशन दिया ना, उसमें से 4.5 लाख का कंपनसेशन तो मिल ही गया ना आपको भाई, 4.5 लाख का कंपनसेशन तो मिल ही गया। बस इतना हुआ ना कि 4.5 लाख का बेनिफिट एक साथ एक साल में नहीं मिला, आपको 3 सालों में मिला। तो मैं 1.5 लाख का डिडक्शन इस साल लूंगा, 1.5 लाख का डिडक्शन अगले साल लूंगा, और 1.5 लाख का डिडक्शन तीसरे साल लूंगा। तो कितना डिडक्शन ले लिया? 4.5 लाख का डिडक्शन आपको मिल गया। बात समझ आई? तो जेब से गया 5 लाख, बेनिफिट कितने का आ गया? 4.5 लाख का बेनिफिट तो आ ही गया ना। बात समझ आई सबको? तो याद रखना, रिक्रूट 1 साल करो, रिक्रूट 1 साल करो और उसका बेनिफिट 3 साल तक लो। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 30% पहले साल, 30% दूसरे साल, 30% तीसरे साल, यानी 90% का बेनिफिट गवर्नमेंट ने आपको दे दिया। बात समझ आई? अच्छा इंप्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब हुआ? सिंपल है, टोटल इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एडिशनल एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब हुआ बेटा? जितनी वेजेस और सैलरीज आप उसको दे रहे हो, अब उसमें बेटा बेसिक भी आ जाएगी, है ना, डेयरनेस अलाउंस भी आ जाएगा, अलाउंसेस भी आ जाएंगे, परक्विजिट्स भी आ जाएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बात समझ आई सबको? अच्छा अभी सुनना, काम खत्म नहीं हुआ है बेटा। इन केस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, अच्छा अब हम उन बिजनेसेस की बात कर रहे हैं जो काफी साल से बिजनेस करते आ रहे हैं। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी नील if there is no increase in number of employees from the total number of employees employed as on the last day of preceding year। अब सुनो 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 बेटा, एग्जिस्टिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं ना, तो पिछले साल तक हमारी कंपनी में 200 एम्प्लॉइज थे, ठीक है, और इस साल के एंड में, इस साल के एंड में भी 200 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। तो बेटा क्या कोई नए वर्कर आए? क्या नहीं आए? कोई नए वर्कर नहीं आए। क्या कोई एडिशनल एम्प्लॉयज आए? नहीं। क्या आपने कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया? नहीं दिया ना। तो किस बात का डिडक्शन मांग रहे हो 80 JJ में? अब सुनना, यहां पर बेटा एक गलती, ध्यान से सुनना बेटा, कई बार एक गलती हमसे क्या होती है, 200 वर्कर थे पिछले साल, उसमें से ना हमने 5 वर्कर हटा दिए, तो कितने हो गए? 195। उन 5 की जगह हमने 5 नए वर्कर रिक्रूट कर लिए, तो हो गए फिर से 200। मैं अब आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जो
5 नए वर्कर रिक्रूट करे हैं, क्या उनकी सैलरी का 30% मुझको डिडक्शन दिया जाएगा या नहीं? उन्होंने कहा था नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, हमने दी। मेरे को बताओ, 200 थे, 200 में से 5 को निकाला, जो 5 निकाले थे उनकी जगह 5 और रखे, 200 ही हो गए। अब बताओ, ये जो 5 नए रखे हैं, क्या इनकी सैलरी का 30% डिडक्शन मिलेगा या नहीं? सोच के बताओ, इसे पढ़ो। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी नील if there is no increase in number of employees from the total number of employees employed as on the last day of preceding year। उन्होंने बेटा एक बात साफ कही है, अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्रीज नहीं आया ना बेटा, डिडक्शन मांगने मत आना हमारे पास। पिछले साल 200 थे, इस साल 200 हैं, तो बताओ आपने कहां नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करे? हमने करे हैं सर, 5 नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करें, तो 5 को हटाया भी तो है तुमने भाई। जो हटाए हैं उनकी जगह ही तो रिक्रूट करे हैं। आपके लेबर फोर्स में, आपकी वर्क फोर्स में कहां चेंज आया? पहले भी 200 थे, अब भी 200 हैं। आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा बेटा। डिडक्शन सिर्फ तब है जब आपके इंप्लॉइज में इंक्रीज आए। हां, 200 से 205 हो जाते हैं तो बेटा 5 पे आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, और इमोल्यूमेंट्स आर पेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट और ईसीएस। अच्छा, एक बात याद रखना, उन्होंने कहा है जो वेजेस ऑफ वर्कर को पे करोगे ना, वो या तो पे करना अकाउंट पेड चेक के थ्रू, या पे करना अकाउंट पेड ड्राफ्ट के थ्रू, या पे करना ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। इन तीनों के अलावा किसी और मोड के थ्रू उनको सैलरी पे मत करना। अगर पे करी तो हम आपको डिडक्शन सेक्शन 80 जेजे का नहीं देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, पिछले साल एम्प्लॉइज थे 200, 5 नए वर्कर रिक्रूट करे, हो गए 205। अब बताओ, ये जो 5 वर्कर रिक्रूट करे हैं, इनको हम सैलरी दे रहे हैं 20,000 पर मंथ की सैलरी दे रहे हैं। तो बताओ जरा, 20,000 पर मंथ, तो साल का 2,40,000, 5 एम्प्लॉइज का 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए का हमारा क्या है? एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। लेकिन ये 12 लाख कंपनी ने दे दिया कैश में। तो बताओ, गवर्नमेंट ने एक बात पहले ही कह दी थी, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, इनके अलावा किसी और मोड के थ्रू पेमेंट मत कर देना। हमने करी कैश के थ्रू। क्या डिडक्शन मिलेगा बेटा? डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला, पक्का। तो पेमेंट सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस के थ्रू ही कर सकता हूं। अच्छा, इन केस ऑफ बेटा न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस मतलब जिसने अपना बिजनेस इसी साल शुरू करा है, द इमोल्यूमेंट्स पेड और पेबल टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर शैल बी डीम्ड टू बी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। आपको पता है बेटा, न्यू बिजनेस के केस में ना दिक्कत नहीं आएगी। अब सोचो, एक बिजनेस है, एक कंपनी है जिसने अपना बिजनेस इसी साल शुरू करा है, तो उसने शुरू करते ही 50 वर्कर्स को रिक्रूट कर लिया, तो 50 वर्कर को जो भी सैलरी दी जाएगी बेटा, वो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है। अच्छा, 50 नहीं, 100 वर्कर को रिक्रूट, तो ये 100 सारे के सारे तो एडिशनल एम्प्लॉयज हैं भाई। एग्जिस्टिंग में दिक्कत आती है, एडिशनल में तो, न्यू बिजनेस में तो जितने भी एम्प्लॉयज रिक्रूट करे जाएंगे वो सब एडिशनल है। तो अगर 50 वर्कर रिक्रूट करे गए और एक वर्कर को आप 10,000 रुपए पर मंथ देते हो, तो साल का बताओ कितना हो गया? 1,20,000 एक का, तो 50 एम्प्लॉय का बताओ 60 लाख रुपीस का एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। इसका 30%, 18 लाख रुपए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 18 लाख इस साल, 18 लाख अगले साल, 18 लाख तीसरे साल, पक्का। अच्छा,
मीनिंग ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय, ये तो हमें वैसे पता चल ही गया, एडिशनल एम्प्लॉय पढ़ना। एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड हुज, ये सुनना, एंड हुज employment has the effect of increasing the total number of employees। याद रखना, एडिशनल एम्प्लॉय उसको माना जाएगा जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में इंक्रीज आए। अब मुझे एक बात बताओ, इस वाले केस में क्या इन पांचों को क्या एडिशनल एम्प्लॉय माना जाएगा? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि इन पांच की वजह से नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पहले भी 200 थे, अब भी 200 है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में चेंज कहां आया, इंक्रीज कहां आया? तो इनको एडिशनल एम्प्लॉय माना नहीं जाएगा। हां, इन पांच एम्प्लॉयज को मेरे को बताओ, इन पांच एम्प्लॉयज को क्या एडिशनल एम्प्लॉय बेटा माना जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि इनकी वजह से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आया है? इंक्रीज। 200 से बढ़ के एम्प्लॉयज 205 हो गए। ठीक है। फिर अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ना इसका यूज आता है। अब सुनना, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम एडिशनल एम्प्लॉयज, मतलब किन किन को एडिशनल एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में शामिल नहीं करा गया है, किनको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा? बेटा, जिनकी वेजेस सैलरी यानी इमोल्यूमेंट्स 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है, तो जिसकी वेजेस 25,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा है उसको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। और जब वो एडिशनल एम्प्लॉय नहीं है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA। तो इस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, an employee who does not participate in recognized provident fund, तो कोई एम्प्लॉय जो रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब जिसकी तनख्वाह से आरपीएफ नहीं कटता है, उसको भी बेटा एडिशनल एम्प्लॉय की डेफिनेशन में शामिल नहीं करा गया है। तीसरा, एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 240 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। याद रखना, अगर कोई एम्प्लॉय इस साल 240 दिन से कम के लिए एम्प्लॉय हुआ है ना, तो उसे भी याद रखना बेटा एडिशनल एम्प्लॉय माना नहीं जाएगा। जैसे इमेजिन करो, मैंने अपनी कंपनी में एक पर्सन अपॉइंट किया, मिस्टर ए। ठीक है, पता है कब अपॉइंट करा? 1 नवंबर 19 को। तो बताओगे ये इस साल कितने दिनों के लिए काम करेगा? नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 29 और मार्च के 31। तो 152 डेज इसने काम किया बेटा। तो लेस देन 240 डेज के लिए काम किया ना, तो याद रखना इसे एडिशनल एम्प्लॉय माना नहीं जाएगा और इसके इमोल्यूमेंट्स पे इंप्लॉयर को डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA नहीं मिलेगा। तीन लोगों को बेटा हटाया गया है, तीन लोगों को, जिसकी सैलरी 25,000 रुपए से ज्यादा है, जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है और जिसने काम किया है इस साल 240 दिनों से कम के लिए। इसमें बेटा एक बात और है, if the assessee is engaged in the business of manufacturing of, कपड़े बनाता है या फुटवेयर बनाता है, तो एन एम्प्लॉय एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 150 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेटा बस इसमें पता है चेंज क्या आया है? अगर आपका बिजनेस कपड़े बनाने का है या जूते चप्पल बनाने का है बेटा, तो उस केस में 240 दिन की जगह 150 दिन देखना है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरी कंपनी में मिस्टर ए अपॉइंट हुआ, मेरा काम है कपड़े बनाने का, उसको अपॉइंट किया 1 नवंबर को, उसने काम किया 152 डेज के लिए इस साल। तो बताओ क्या उसके इमोल्यूमेंट्स पे डिडक्शन मिलेगा या नहीं? याद रखना मेरा बिजनेस कपड़े बनाने का है, मिलेगा बेटा। क्यों? 150 दिन से ज्यादा हो गए हैं। हां, अगर मेरा बिजनेस कपड़े और जूते बनाने के अलावा और कोई है तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। क्यों?
क्योंकि बाकी बिजनेसेस के केस में 150 दिन की जगह 240 दिन का प्रोविजन है। ठीक है, चलो अच्छा एक नोट ये और है, फिर क्वेश्चन से करेंगे बेटा, पूरा क्लियर होगा आपको। इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर for less than 240 days oblique 150 days but is employed for more than 240 days oblique 150 days in the immediately succeeding year, then he will be deemed to be employed in the immediately succeeding year। अब मेरी एक छोटी सी बात बेटा सुनना, मेरी एक छोटी सी बात सुनना, ये देखो, चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताता हूं, बात समझ के देखना बेटा। मैंने मेरा काम ना, मेरा काम ना कपड़े बनाने का है ना जूते बनाने का है। मैंने अपनी फैक्ट्री में मिस्टर ए को रखा, 1 नवंबर को उसको अपॉइंट किया, तो उसने इस साल काम किया 152 डेज के लिए। तो बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, मुझे मुझे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA 1920 में तो नहीं मिलता बेटा, 1920 में तो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता बताओ बेटा? क्योंकि आपने इसने काम किया है 240 दिनों से कम के लिए, तो आपको 1920 में तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, पक्का। अब मेरी एक बात सुनो, अब ये जो मिस्टर ए है, ये कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 19-20 में ही काम करेगा। जिसको आपने 19-20 में रखा, क्या वो 20-21 में काम नहीं करेगा? क्या वो 21-22 में काम नहीं करेगा? क्या वो 22-23 में काम नहीं करेगा? तो ये मिस्टर ए, भाई इसे नौकरी पे हमने 19-20 में रखा, तो ये 20-21 में भी तो काम करेगा, ये 21-22 में भी तो काम करेगा, ये 22-23 में भी तो काम करेगा। बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं? ये 20-21 में भी काम करेगा, ये 21-22 में भी काम करेगा, ये 22-23 में भी काम करेगा। बात समझ आई? तो बेटा इसकी सैलरी पे ना, ध्यान से सुनना, इसकी सैलरी पे हमें डिडक्शन 19-20 में तो नहीं मिला, क्योंकि इसने 240 दिन से कम के लिए काम किया था। तो क्या 20-21 में मिलेगा बेटा? 20-21 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 20-21 में तो ये पूरा 365 दिनों के लिए काम करेगा, तो 20-21 में मिल जाएगा। 21-22 में मिलेगा क्या बेटा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसमें भी इसने 365 दिन के लिए काम करा। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 3 सालों तक मिलता है डिडक्शन बेटा, 3 सालों तक। तो भाई 3 सालों में मिलता है ना डिडक्शन, 19-20 में तो मिला नहीं, तो 3 साल काउंट करो, 20-21 में मिलेगा, 21-22 में मिलेगा, और 22-23 में भी तो काम करेगा वो 365 दिन, तो 22-23 में मिलेगा बेटा। बात समझ आई सबको? सबको? तो जिसने 19-20 में 240 दिन से कम के लिए काम करा, वो 20-21 में तो 240 से ज्यादा दिनों के लिए काम करेगा ना, तो 20-21 में ले लो ना डिडक्शन। 21-22 में भी तो वो 240 दिन से ज्यादा के लिए करेगा, तो 21-22 में भी ले लो। 22-23 में भी तो करेगा वो 240 दिनों से ज्यादा के लिए काम, तो 22-23 में ले लो। 19-20 में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 19-20 में उसने 150 दिनों के लिए काम किया, जबकि काम करना था एटलीस्ट 240 दिनों के लिए। तो 19-20 में नहीं मिलता, 20-21 में ले लो, 21-22 में ले लो, 22-23 में ले लो। चलो बेटा, ये आपका हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। एक ये लास्ट हमारा एग्जाम्पल एक है, वो करते हैं बेटा, पूरा केस कवर होगा। यहां पर समझना मेरी बात। और बेटा मेरे साथ साथ एग्जाम्पल पे देखो, Mr. A has commenced business of manufacture of बेटा कंप्यूटर्स। तो याद रखना, ना मेरा कपड़े बनाने का काम है, ना मेरे जूते चप्पल बनाने का काम है। ऑन 1 अप्रैल 19, तो एक बात याद रखना बेटा, न्यू बिजनेस का केस है, और न्यू बिजनेस के केस में तो हर एम्प्लॉय एडिशनल एम्प्लॉय होता है न्यू बिजनेस के केस में। ठीक है, ही एम्प्लॉयड 350 न्यू एम्प्लॉयज। तो मेरे को बताओ आपने कितने न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूट करे? 350। देखो डिटेल्स दे रखी है, 75 एम्प्लॉय तो रिक्रूट करे आपने 1 अप्रैल 19 को,
रेगुलर नेचर के एम्प्लॉइज है, ये देखना, इमोल्यूमेंट्स 24,000 रुपए पर मंथ की हैं बेटा, मंथली इमोल्यूमेंट्स हैं 24,000 रुपए की, ध्यान से। फिर 125 एम्प्लॉय आपने रिक्रूट करे 1 मई को, रेगुलर नेचर के हैं, इनके इमोल्यूमेंट्स 26,000 पर मंथ हैं बेटा, 25,000 से ज्यादा हो गए हैं, याद रखना ये बात। अच्छा, बाकी इनका यूज अभी बाद में देखते हैं। फिर 50 एम्प्लॉय आपने रिक्रूट करे 1 अगस्त को, कैजुअल नेचर के एम्प्लॉय हैं, 25,500 रुपए की सैलरी है, तो इनकी भी सैलरी 25,000 रुपए को एक्सीड कर गई है बेटा। और 100 एम्प्लॉय आपने रिक्रूट करे 1 सितंबर को। अच्छा, एक सितंबर को जरा काउंट करना, इसने इन 100 एम्प्लॉयज ने कितने डेज के लिए काम करा 1 सितंबर को, तो 30 दिन सितंबर के, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 213 दिनों के लिए काम किया, 213 डेज के लिए, एटलीस्ट 240 दिनों के लिए काम करना था बेटा, ठीक है। चलो, अच्छा अब देखो इसके बाद, द रेगुलर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन आरपीएफ वाइल कैजुअल एम्प्लॉयज डू नॉट, याद रखना ये बात, ये जो कैजुअल एम्प्लॉय है ना, ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हां, जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, compute the deduction if any for assessment year 2021 if profits and gains derived from manufacture of computers is 75 lakh, ये देखना, and turnover is 2.16 करोड़। बेटा टर्नओवर कितना है 2.16 करोड़, आपका टर्नओवर 1 करोड़ को क्या कर रहा है एक्सीड, मतलब आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा बेटा 44 AB में, है कि नहीं। और क्योंकि आपको ऑडिट करवाना है तो आपके ऊपर सेक्शन 80 JJA क्या करता है, अप्लाई करता है बेटा। अच्छा, अगला पार्ट में बाद में देखता हूं, अब सुनो, कंप्यूट करना शुरू करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA। हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखना, डिडक्शन निकालते हैं अंडर सेक्शन 80 JJA। मेरी बात सुननी है बेटा, बस ध्यान से सुनो, मुझे ना बेटा एक बात का जवाब दो, पहले एक बात का जवाब दो। उन्होंने कहा था कि जिनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा है ना बेटा, उन्हें एडिशनल एम्प्लॉय हम नहीं मानेंगे, और जब एडिशनल एम्प्लॉय माना ही नहीं जा रहा है तो उनको इमोल्यूमेंट्स जो दिए जाएंगे उस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। मुझे बताओ बेटा 25,000 से ज्यादा किस किस की है, ये देखो, ये जो 125 हैं इनकी 25,000 से ज्यादा है, और ये जो 50 है इनकी भी 25,000 से ज्यादा है, तो इनको तो एक्सक्लूड कर दिया। इनको जो इमोल्यूमेंट्स दोगे उस पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकंड, जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाता। कौन आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बेटा, कैजुअल वर्कर आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इसको इसको एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या था, जिसने 240 दिनों से कम के लिए काम किया है, तो ये जो 100 वर्कर थे ना, इन्होंने सिर्फ 213 दिनों के लिए काम करा, तो इन्हें भी एडिशनल एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। इसका मतलब एडिशनल एम्प्लॉय सिर्फ किनको माना जा रहा है, इन 75 एम्प्लॉयज को एडिशनल एम्प्लॉय माना जा रहा है, तो इनको जो इमोल्यूमेंट्स दी जाएंगी ना उस पे आएगा बेटा डिडक्शन। चलो निकालते हैं, मुझे बताओ एक एम्प्लॉय को कितना दे रहे हो, देख के बताओ। 24,000 रुपए पर मंथ पर एम्प्लॉय, चलो करो, 24,000 पर मंथ, ये एक मंथ का है। मुझे देख के बताओ इन्हें अब रिक्रूट करा कब था, इन्हें बेटा रिक्रूट कब करा था, 1 अप्रैल को, मतलब साल के पहले दिन ही रिक्रूट कर लिया था, तो 12 महीने की सैलरी पे होगी इनको।
तो 24,000 एक मंथ की, तो 12 महीनों की। ये तो आई एक एम्प्लॉय की। इस कैटेगरी में कितने एम्प्लॉयज थे बेटा? 75 एम्प्लॉयज। तो 24,000 इंटू 12 इंटू 75, 2,16,00,000। तो बेटा 2,16,00,000 तो इनके इमोल्यूमेंट्स आ गए। ठीक है, अब 2,16,00,000 पे कितना परसेंट डिडक्शन है बेटा? 30%। तो 64,80,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80 JJA। समझ आया बेटा? ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आओ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, पढ़ना जरा बेटा। अब उसने कहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज कमेंस बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर। अब सोचो, अब वो कंप्यूटर्स नहीं बना रहा है बेटा, वो जूते चप्पल फुटवेयर बना रहा है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA कितना आएगा बेटा? पहले मुझे एक बात बताओ, ये इमोल्यूमेंट्स तो एज इट इज रहेंगे 2,16,00,000 के, ये तो है ही है ना बेटा? बताओगे कंप्यूटर जो बना रहा है और जो फुटवेयर बना रहा है उनमें डिफरेंस क्या था? 240 दिन की जगह उनका 150 दिन का केस देखना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लास्ट वाली कैटेगरी थी बेटा, ये वाले 100 एम्प्लॉय, इन्होंने काम किया था बेटा 213 दिनों के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, 150 दिनों से ज्यादा के लिए किया है ना, तो इन्हें एडिशनल एम्प्लॉय माना जाएगा अगर बिजनेस फुटवेयर का है ना? तो फुटवेयर का बिजनेस है तो इन्हें भी एडिशनल एम्प्लॉय माना जाएगा। और इनको इमोल्यूमेंट्स दी जा रही हैं 24,000 रुपए। चलो निकालो इनकी इमोल्यूमेंट्स कितनी बनती है। 24,000 एक महीने की इंटू इन्हें 1 सितंबर को नौकरी पे रखा गया था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने की आती है। इंटू कितने एम्प्लॉयज थी बेटा? देख के बताओ। 100 एम्प्लॉयज। 100 एम्प्लॉयज लो बेटा। तो अब बताओ इन इमोल्यूमेंट्स का कितना? 30%। करो सॉल्व। 24,000 इंटू 7 इंटू 100 प्लस 2,16,00,000, इसका 30%। तो 1,15,20,000 रुपए का डिडक्शन आ गया। 1,15,20,000 रुपए का डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA। लो बेटा, ये आपका डिडक्शन आ गया अंडर सेक्शन 80 JJA। मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस क्लियर हुआ सबको? चलो बेटा, चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अगली क्लास में बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।